इस फिल्म में इंसान की क्रूरता की हद दिखाई देती है। कहानी एक ऐसी झील की है जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि कुछ लोगों की जिद ने बनाया था। कहते हैं कि इस शांत पानी के नीचे कभी एक गांव था जिसे जबरदस्ती डुबोकर मिटा दिया गया। अजीब बात यह है कि उस डूबे हुए गांव के निशान आज भी नीचे मौजूद है। यहाँ आने वाले कई सैलानी रहस्यमयी हालात में मर जाते हैं और कोई समझ नहीं पाता कि वजह क्या है। इन्हीं रहस्यों को तलाशते हुए कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत होती है एक खूबसूरत झील से, जहां एक टूरिस्ट समूह नाव में घूमने निकलता है और अनजाने खतरे की ओर बढ़ जाता है। यहाँ एक लड़का अपने नए दोस्त को प्रभावित करने की कोशिश करता है। वो कहता है, सुनो, मुझे लाइब्रेरी से इस झील का पुराना नक्शा मिला है। उससे पता चलता है कि यहाँ कभी एक पूरा गांव था। झील बनने से पहले लोग यही रहते थे और उनके घर, सामान और शायद पूरा बसेरा अब भी नीचे दबा है। उसका दोस्त इस बात पर हंस देता है और यकीन नहीं करता। तब लड़का चुनौती भरे अंदाज में कहता है, मैं खुद अंदर कूद कर देखता हूँ, चाहो तो तुम भी चलना। ये सुनकर उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है। तभी एक लड़की हाथ उठाकर बोलती है, मेरे बिना मत जाना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। असल में वो लड़की उसी लड़के की बहन होती है और उसका नाम फिन है। ये सुनकर उसका भाई भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, अगर आना है तो सामने से कूद कर आओ। मैं इतनी मेहनत से अपने दोस्त को इम्प्रेस कर रहा हूँ और तुम मेरा पूरा प्लान खराब कर दोगी। फिन शांत स्वर में जवाब देती है, मुझे तुम्हारे प्लान से कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस डूबे गांव की कहानी तुमने बताई वो मुझे बहुत रोचक लगी। मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर भाई का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और आखिरकार दोनों तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों झील में छलांग लगा देते हैं। वहाँ पानी बहुत गहरा नहीं था, इसलिए दोनों कुछ दूर तैरकर नीचे की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई पुरानी चीज मिल जाए। जब भी सांस कम होती, वे ऊपर आकर हवा लेते और फिर दोबारा पानी में उतर जाते। तलाश के दौरान उन्हें एक जंग लगी साइकिल मिली। फिन के भाई को एक टूटा हुआ साइन बोर्ड भी मिल गया, जिससे उसे भरोसा होने लगा कि यहाँ सच में एक गांव मौजूद था। वो उत्साहित होकर बोर्ड लेकर सतह की ओर बढ़ने लगता है ताकि दोस्तों को दिखा सके। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी पकड़ उसके पैर पर कस जाती है और कोई उसे जोर से नीचे की ओर घसीट लेता है। फिन ये सब देख लेती है और अपने भाई को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उस अनजान हाथ की पकड़ इतनी कसी होती है कि उसका भाई बाहर नहीं आ पाता। घबराकर फिन सतह पर आती है और नाव पर मौजूद दोस्तों से मदद लेती है। जब वो दोबारा नीचे जाती है, तब तक जेक की जान जा चुकी होती है। ये देखकर फिन सदमे में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि कुछ ही पलों में क्या बदल गया। उसके दिमाग में वही डरावना दृश्य घूमता रहता है। कोई जेक को गहराई में ले जा रहा था। 4 महीने बाद फिन को मानसिक अस्पताल से घर लाया जाता है। वो लगातार वही बात दोहराती है, लेकिन उसके माँ बाप तक उसकी बात पर यकीन नहीं करते। सबको लगता है कि फिन गहरे सदमे में है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है। इसी कारण उसे कुछ समय के लिए मानसिक अस्पताल में रखा गया था और अब उसे घर वापस लाया गया है। फिन के पिता एक बड़ी लॉ फर्म संभालते हैं। काम की वजह से अक्सर घर से दूर रहते थे। दोनों माता पिता बेटे की मौत से अंदर तक टूट चुके हैं, पर फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये आसान नहीं था। घर लौटकर फिन पहले से भी ज्यादा उदास रहती है। वो अपने भाई की तस्वीरें देखते हुए माँ से धीमी आवाज में पूछती है, क्या आप जेक के अंतिम संस्कार में गई थी? फिन अपनी माँ से पूछती है, उसका अंतिम संस्कार कैसा हुआ? उसे कहाँ दफनाया? माँ धीरे से बताती है, बेटा, जेक का शरीर तो कभी मिला ही नहीं, इसलिए हमने उसकी पसंदीदा चीजें एक डिब्बे में रखकर रस्में पूरी की। उसके बचपन के निबंध, उसके कार्ड, उसके जूते, जो वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। फिन फिर कहती है, माँ, मैंने सच में देखा था, कोई जेक को नीचे खींच कर ले गया था। लेकिन माँ उसे सहलाते हुए कहती है, तुम बहुत थक गई हो, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। असल में माँ भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद जब माँ नहाने जाती है, तो बाथटब से अचानक एक हाथ निकलकर उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ डरकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। यही बात उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद फिन सच कह रही थी। वो तुरंत इंटरनेट पर उस झील के बारे में खोज शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उस जगह को श्रापित माना जाता है और वहाँ कई लोगों की मौतें अजीब हालात में हुई है। तभी अचानक किसी का हाथ माँ के कंधे पर पड़ता है। वो घबरा जाती है, पीछे मुड़कर देखती है तो फिन का पिता खड़ा होता है। वो पूछता है, क्या कर रही हो तुम? माँ सच बताने से बचती है, क्योंकि उसे डर होता है कि वो गुस्सा करेगा। वो बहाना बनाकर कहती है, कुछ नहीं, बस नौकरी ढूंढ रही थी। माँ कहती है कि इसलिए वो इंटरनेट पर देख रही थी।
फिन के पिता जवाब देते हैं, हाँ, तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए, वरना तुम हर वक्त बेटे को याद करके और दुखी होती रहोगी। दुख से कुछ बदलता नहीं, वो लौट कर नहीं आएगा। हमें अपनी बेटी फिन के लिए खुद को संभालना होगा। रात को फिन फिर उसी हादसे का सपना देखती है जिस दिन उसका भाई पानी में डूब रहा था। उधर माँ को अचानक पानी गिरने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर उठती है और बाथरूम की ओर जाती है। उसे लगता है शायद वहाँ कुछ हुआ है, लेकिन अंदर जाकर देखती है सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। बाथरूम का नल बंद था, इसलिए माँ रसोई में जाती है। वहाँ वो देखती है कि किचन का नल खुला हुआ है। वो उसे बंद करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद नल अपने आप फिर खुल जाता है। वो घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता ये कैसे हो रहा है। तभी स्विमिंग पूल की तरफ से अजीब सी आवाज आती है। माँ दौड़कर बाहर जाती है और देखती है कि पूल का पानी तेजी से बाहर बह रहा है। वो लीक बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन पानी बार बार फूटकर बाहर आ जाता है। अचानक किसी की कमजोर आवाज सुनाई देती है, माँ मुझे बचाओ। माँ मुड़कर देखती है, उसका बेटा खड़ा है, बुरी तरह सड़ागला, टूटा फूटा। वो चिल्लाता है, माँ कृपया मुझे बचा लो। ये सब देखने के बाद माँ की हालत और भी खराब हो जाती है। अगली सुबह वो अपने पति को पूरी बात बताती है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। पति उसे समझाता है, शायद कोई बुरा सपना था, घबराओ मत। लेकिन माँ गुस्से और डर दोनों में कहती है, सपना तो तब आता है जब इंसान सो रहा हो। मैं तो पूरी तरह जाग रही थी, होश में थी। जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। वो रोते हुए कहती है, हमें अपने बेटे का शरीर ढूंढना ही होगा, यही उसका असली अंतिम संस्कार होगा। जब तक उसका शरीर नहीं मिलेगा उसे शांति नहीं मिलेगी। वो मुझे पुकार रहा था, माँ बचाओ। तुम क्यों नहीं समझ रहे? पिता नाराज होते हुए बोले, हमने पुलिस के साथ पूरे हफ्ते झील छान मारी, पर उसके शरीर का कोई निशान नहीं मिला। मुझे तो लगता है तुम्हारे दिमाग पर भी फिन जैसा असर हो रहा है। और सुन लो, झील पर दोबारा खोजने मत जाना, मैं पहले ही काम में डूबा हूँ, किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर वे जल्दी से ऑफिस निकल जाते हैं। उधर दरवाजे की आड़ में खड़ी फिन सब सुन लेती है। वो माँ के पास आकर कहती है, माँ हमें झील जाकर भैया को ढूंढना चाहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी और जो भी होगा हम साथ मिलकर पता लगाएंगे। माँ पहले उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है। वो कहती है, तुम अभी अभी ठीक हुए हो, दोबारा उस झील तक जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन वो शांत होकर जवाब देती है, माँ अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे हर रात अपने भाई का सपना आता है। जब तक हम उसका शव ढूंढकर अंतिम संस्कार नहीं कर लेते, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी और नहीं हालात सुधरेंगे। इसलिए मेरी बात मान लो, मुझे ठीक ठीक पता है वो कहाँ डूबा था, शायद वहीं से हमें उसका शरीर मिल जाए। इतना सुनकर माँ भी आखिरकार मान जाती है और दोनों झील की ओर रवाना हो जाते हैं। ये जगह कभी उनका अपना घर हुआ करती थी। वहाँ पहुँचते ही माँ को परिवार के साथ बिताए पुराने दिन याद आ जाते हैं। दोनों एक छोटी नाव में बैठकर झील के उसी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। फिन बताता है, यहीं से हम दोनों ने छलांग लगाई थी, फिर थोड़ी दूर तक तैरे और नीचे की ओर गए। माँ गंभीर होकर कहती है, ऐसा करते हैं, तुम नाव में ही रहो, मैं अपनी कमर से रस्सी बांधकर पानी में उतरती हूँ। जरूरत पड़े तो ऊपर आकर सांस ले लूंगी। अगर देर तक ऊपर न दिखूं या तुम्हें लगे रस्सी फंस गई है तो एक पल भी न गवाना, तुरंत मुझे खींच लेना। अगर ऐसा हो तो तुम तुरंत रस्सी खींच लेना, ठीक है? माँ की बात पर फिन सहमति में सिर हिलाता है। इसके बाद माँ पानी में उतरती है और गहराई की ओर तैर जाती है। कुछ देर बाद वो ऊपर आकर तेजी से सांस लेती है। फिर फिन द्वारा बताए गए हिस्से में थोड़ी देर तक खोज करती है, लेकिन वहाँ कुछ हाथ नहीं लगता। माँ फिर ऊपर आकर कहती है, बेटा क्या हमें सही जगह मिली है? फिन जवाब देता है, हाँ माँ, बस थोड़ा आगे बढ़ो, वहाँ एक साइकिल है, उसके पास से थोड़ा आगे जाना होगा। माँ दोबारा नीचे उतरती है। तभी उसकी नजर उस साइकिल पर पड़ती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर पहुँच चुकी है। माँ आगे बढ़कर तैरती है तो पानी के नीचे पत्थर से बनी एक चौकी दिखाई देती है। उस पर 3 लोगों के शव बंधे हुए हैं। उनकी हालत बेहद अजीब थी, जिससे साफ लगता था कि उन्हें यहाँ कई साल पहले बांधा गया था। बीच वाले शव की गर्दन में एक जंजीर लगी थी। माँ उस जंजीर को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है। अगले ही पल उसकी टांगों को भी खींचा जाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके बेटे के साथ हुआ था। डर के मारे माँ जोर से रस्सी झटकती है। ये संकेत पाते ही फिन समझ जाता है कि माँ खतरे में। फिन पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचता है और माँ का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। उसी रस्सी के सहारे माँ सुरक्षित बाहर आ जाती है। लेकिन इस कोशिश के साथ ही एक और भयावह सच भी ऊपर आ जाता है। उसके बेटे का शव भी पानी से निकल आता है। माँ कुछ पल के लिए सुन्न रह जाती है। लंबे समय तक पानी में रहने के कारण बेटे का चेहरा बदला हुआ और भारी लग रहा था।
उसका दिल दर्द से भर जाता है, आंखों से आंसू रुकते नहीं। फिर भी भीतर कहीं ये सुकून था कि आखिर उसका बेटा मिल गया। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। मौके पर पहुंचा पुलिस अफसर हैरानी से कहता है, हमने पूरे हफ्ते झील छानी और आपने एक ही दिन में अपने बेटे को ढूंढ लिया। माँ कहती है, मैंने एक और अजीब बात देखी है जो आपको बताना जरूरी है। वो झील के नीचे पत्थर के एक बड़े चबूतरे पर बंधे शवों के बारे में बताती है। फिर वो उस जंजीर को निकालकर शेरिफ के हाथ में देती है जो एक शव के गले में थी। जंजीर को देखते ही शेरिफ गंभीर हो जाता है। वो कहता है, ये जंजीर एक बहुत पुराने परिवार की लगती है। दरअसल जहाँ अब झील है वहाँ पहले एक गांव बसा हुआ था। हो सकता है ये उसी गांव के किसी व्यक्ति की हो। शेरिफ आगे बताता है, इस पर जिस परिवार का नाम खुदा है उसी खानदान की एक बुजुर्ग महिला कुछ दूरी पर रहती है। आप उनसे मिलिए, शायद वो आपको कोई अहम जानकारी दे। शेरिफ धीरे से कहता है, वैसे लोग ये भी मानते हैं कि ये झील शापित है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ये सब सुनने के बाद माँ फिर से उस जगह पर जाने का मन बना लेती है और अपने पति को फोन करती है। फोन उठते ही पिता नाराज होकर कहते हैं, तुम झील पर क्यों गई? मैंने साफ मना किया था। मगर जब माँ उन्हें बताती है कि उनके बेटे का शव मिल गया है तो उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि खामोशी छा जाती है। फिन राहत और खुशी के साथ माँ से कहता है, भगवान का शुक्र है माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर वो थोड़ा रुककर पूछता है, लेकिन माँ अब इस जंजीर का क्या करेंगे? माँ शांत स्वर में कहती है, बेटा तुम्हारे भाई का शव तो मिल गया है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उसकी मौत कैसे हुई। इसके बाद दोनों उसी बूढ़ी औरत से मिलने जाते हैं जिसके बारे में शेरिफ ने बताया था। माँ उससे पूछती है, इस झील में अब तक कई लोग अपनी जान खो चुके हैं, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा बार बार क्यों होता है? बूढ़ी औरत बेरुखी से कहती है, लोग खुद ही बेवकूफ होते हैं इसलिए डूब जाते हैं। उन्हें गहरे पानी में तैरना नहीं आता, बस रोमांच के लिए कूद पड़ते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। ये सुनकर फिन विरोध में बोल उठता है, ऐसा नहीं है, मेरा भाई बेवकूफ नहीं था, वो बहुत अच्छा तैराक था और मैं खुद उसके साथ पानी में गया था। फिन आगे बताए, जब हम नीचे गए थे तब मैंने देखा कि किसी हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया था, उसी वजह से वो बाहर नहीं आ सका। वो घबराए स्वर में कहता है, वहाँ सिर्फ मेरा भाई ही नहीं था, मैंने 3 और शव भी देखे जो पत्थर के एक भारी ढांचे से बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर पानी में डुबोकर मारा गया हो। ये सुनकर माँ वह जंजीर निकालती है जो उसने एक शव के गले से ली थी और उसे बूढ़ी औरत को दिखाती है। जंजीर देखते ही बूढ़ी औरत का चेहरा बदल जाता है। वो कहती है, ये जंजीर मेरे दादा की थी। फिर वो भारी आवाज में बताती है, जिस जगह आज ये झील है वहाँ कभी हमारा ही गांव बसा हुआ था। बूढ़ी औरत आगे याद करते हुए कहती है, मुझे आज भी वो समय याद है जब हमारा पूरा परिवार वहाँ खुशहाल जिंदगी जीता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक बहुत अमीर व्यापारी वहाँ आया। उसकी योजना थी बांध बनाना, पानी इकट्ठा करना और उसी जगह एक झील तैयार करना। लोग कहते थे कि अगर बांध बन गया तो उसे खूब पैसा और नाम मिलेगा। इसी लालच में उसने गांव वालों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वे एक एक कर गांव छोड़ने लगे। वो औरत दर्द भरे स्वर में कहती है, हमारा घर, हमारी जमीन, हमारे बुजुर्गों की कब्रें, सब कुछ वही था, लेकिन उस आदमी को किसी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। बूढ़ी औरत कांपती आवाज में आगे कहती है, वो आदमी हमें जबरन वहाँ से भगाना चाहता था। जो लोग उसके खिलाफ खड़े हुए उन्हें उसने मरवा दिया। मेरे दादा भी उसी का विरोध कर रहे थे। एक दिन वे अपने 2 साथियों के साथ अचानक लापता हो गए। वो गहरी सांस लेकर कहती है, आज आप लोगों की बात सुनकर मुझे समझ आया कि उन्हें उसी पत्थर से बांध दिया गया था। बाद में धीरे धीरे पानी छोड़ा गया और ये झील बना दी गई। वे तीनों वही डूबकर मर गए। पत्थर से बंधे होने की वजह से वे बाहर तैर भी नहीं सके। थोड़ी देर रुककर वो जोड़ती है, और हाँ, आज भी हम उस बांध को बंद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। माँ आश्चर्य से पूछती है, ऐसी बातें कर रही है? इस घटना को तो करीब 70 साल हो चुके हैं। जिस व्यापारी का आप जिक्र कर रही हैं, वो तो बहुत पहले मर चुका होगा। फिर अब आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं? बूढ़ी औरत शांत लेकिन भारी आवाज में जवाब देती है, आज भी हम इस बांध को बंद कराने के लिए लोगों से दस्तखत जुटा रहे हैं। ये मामला अब भी अदालत में चल रहा है। वो आगे कहती है, हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, उस अमीर आदमी का परिवार आज भी बेहद ताकतवर है। हमारी हर कोशिश को वे नाकाम कर देते हैं। अगर बांध नहीं रहा तो ये झील भी नहीं बचेगी। बूढ़ी औरत आगे समझाती है, अगर कभी ये झील सूख गई तो उस अमीर आदमी के सारे काले कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। दुनिया जान जाएगी कि वह कितना निर्दयी और अत्याचारी था।
तब सबको पता चलेगा कि पत्थर से बांधकर कितने लोगों को जानबूझकर मारा गया। वो कहती है इसी डर से उसका परिवार नहीं चाहता कि झील का पानी कम हो या सच्चाई उजागर हो। हमारे मामले के खिलाफ एक बहुत बड़ी और नामी लॉ फर्म लड़ रही है। हम चाहकर भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। इतना कहकर जब वो उस लॉ फर्म का नाम बताती है तो फिन और उसकी माँ दोनों हैरानी और चिंता में एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि वो नामी लॉ फर्म फिन के पिता की ही थी। ये सच जानकर माँ और फिन दोनों सन्न रह जाते हैं। कुछ देर बाद वे झील के पास बने अपने घर लौटते हैं। थोड़ी ही देर में फिन के पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैंने बहुत ढूंढा। और तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ बिना घुमाए सीधे कहती है, तुम्हारी लॉ फर्म इस बांध का समर्थन क्यों कर रही है? उसे बंद होने से रोकने की लड़ाई क्यों लड़ रही है? फिन के पिता थोड़ा रुककर जवाब देते हैं, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो झील सूखे। वो झील बहुत जरूरी है। माँ गुस्से में कहती है, आखिर इस झील की जरूरत ही क्या है? पिता समझाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, देखो बात को समझो, ये झील इसलिए बनाई गई थी ताकि शहर में बाढ़ न आए। जब बारिश ज्यादा होती है तो अतिरिक्त पानी यही जमा हो जाता है और शहर सुरक्षित रहता है। ऊपर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, सबको ये जगह बहुत सुंदर लगती है। ये सब सुनकर माँ तीखे स्वर में कहती है, ये सब सिर्फ बहाने हैं और कुछ नहीं। तुम अभी अपना केस वापस लो। जिस मामले में तुम बांध को बचा रहे हो उसी के खिलाफ खड़े होकर इसे बंद कराने की कोशिश करो। माँ गुस्से और दर्द में कहती है, अगर बांध हटेगा तो झील भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है ये झील बनाने के लिए कितने लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया? वो भावुक होकर आगे बोलती है, तुम सोच भी नहीं सकते कि उस अमीर आदमी ने कितने लोगों को इस झील के नीचे दबा दिया। मैंने अपनी आँखों से 3 शव देखे हैं जिन्हें बांधकर पानी छोड़ा गया था। वे वही तड़प कर मर गए। ये तो सिर्फ 3 थे, भगवान जाने ऐसे कितने और लोग होंगे। ये सुनकर फिन के पिता बेपरवाही से कहते हैं, बस छोड़ो, ये सब बातें अफवाहें हैं। अमीर लोगों के बारे में लोग अक्सर ऐसी कहानियां बना लेते हैं। पिता आगे कहते हैं, अगर ये झील खत्म हो गई तो इससे जुड़ी सारी रौनक भी चली जाएगी। शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन आज हमारे पास जो कुछ भी है वो इसी झील की वजह से है। शुरू में माँ को उनकी बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर एक सच्चाई जानकर वो सन्न रह जाती है। उसे पता चलता है कि वो अमीर व्यापारी जिसने ये झील बनवाई थी कोई और नहीं बल्कि फिन के पिता के दादा थे। ये सुनते ही माँ को सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। अब वो समझ जाती है कि उनके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं थी, वह उन आत्माओं का बदला था जो बरसों से इस झील की गहराइयों में अन्याय की आग में जल रही थी। माँ फूट फूट कर रोते हुए अपने पति से कहती है, तुम्हारे दादा के पापों की सजा मेरे बेटे को मिली है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वो कांपती आवाज में आगे कहती है, वे आत्माएं तुम्हारे दादा से बदला नहीं ले सकी, इसलिए उन्होंने उसकी आने वाली पीढ़ी से बदला लिया, यानी उसके परपोते से। मगर माँ की बात समझने के बजाय पिता गुस्से में आ जाते हैं। माँ आंसुओं के बीच कहती है, तुम्हारे परिवार के किए गए अपराधों की वजह से वे आत्माएं आज भी इस झील में कैद हैं। यही कारण है कि ये झील शापित बन चुकी है। वे भटकी आत्माएं यहाँ आने वाले लोगों से बदला लेती हैं और उन्हें पानी में डुबोकर मार देती हैं। तभी अचानक बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। फिन के मन में अनहोनी का डर बैठ जाता है। उसी पल घर की लाइट अचानक बंद हो जाती है। पिता घबराकर बाहर निकलते हैं, ये देखने की बिजली की लाइन क्या ठीक है, लेकिन लाइन में कोई खराबी नहीं होती। जब वो झील की ओर नजर डालते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झील के पानी से काली परछाइयां निकल रही थी। आत्माएं वे धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही थी। माँ और फिन ये दृश्य देखकर कांप उठते हैं। अब पिता को सब समझ आ जाता है। वो डरते हुए कहता है, हे भगवान, इसका मतलब तुम दोनों सच कह रही थी। कुछ ही पलों में वे आत्माएं चारों ओर से घर को घेर लेती हैं और पूरा माहौल भय से भर जाता है। फिन का पिता उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उनसे लड़ना बेकार था। हैरानी की बात ये थी कि आत्माएं फिन और उसकी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। वे सीधे पिता को पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए झील की ओर ले जाती है। फिन और माँ चीखते चिल्लाते रहते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। देखते ही देखते वे आत्माएं पिता को झील के भीतर खींच लेती है और पानी में डुबो देती है। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है। इस तरह उन आत्माओं का एक और बदला पूरा हो जाता है। फिन रोते हुए कहता है, अब हम क्या करेंगे? माँ भारी दिल से जवाब देती है, अब हमें इन पापों को धोना होगा।
चाहे जानबूझकर या अनजाने में हम इस निर्दयी परिवार से जुड़े रहे हैं। माँ दृढ़ स्वर में कहती है, अब हमें ये मामला अदालत तक ले जाना ही होगा। उन गांव वालों की आत्माओं को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। फिन दुखी होकर जवाब देता है, लेकिन माँ, हम चाहे जितनी कोशिश कर ले, कितने भी हस्ताक्षर इकट्ठा कर ले, ये केस हम नहीं जीत पाएंगे। सरकार कभी इस बांध को बंद नहीं करेगी। ये सच हमेशा छिपा रह जाएगा। और हमारी बात पर कौन भरोसा करेगा? माँ गहरी सांस लेकर कहती है, तुम गलत सोच रहे हो। बांध का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बारिश पहले जैसी नहीं रही। बहुत जल्द ये झील पूरी तरह सूख जाएगी। तब ये सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाएगी। ये झील अपने भीतर कैसी भयानक सच्चाई छुपाए हुए है, ये बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी। जब ये राज दुनिया के सामने खुलेगा, तब हर कोई समझ पाएगा कि उन लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। सिर्फ एक व्यापारी की ताकत और लालच बढ़ाने के लिए उनसे जीने का अधिकार छीन लिया गया। जब झील सूखेगी तो उनके घर, उनकी जमीन और उनके मृत शरीर सब इस सच्चाई के गवाह बनेंगे। तब कोई भी इस सच को झुठला नहीं पाएगा। उन्हें आखिरकार इंसाफ मिलेगा, ये अभिशाप खत्म हो जाएगा और उन आत्माओं को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती।